साथियों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है 50 चक्कर प्रति सेकंड उत्पन्न करने के लिए 6 ध्रुव वाले अल्टरनेटर को किस गति पे संचालित करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या कहा गया है कि 50 चक्कर प्रति सेकंड अर्थात 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने के लिए एक 6 पोल वाले अल्टरनेटर को किस गति पे चलाना चाहिए। तो साथियों, अल्टरनेटर के द्वारा फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर अल्टरनेटर की चाल गुणा में अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या बटे 2 समांतर पथों की संख्या गुणा में 60। तो साथियों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। ध्रुवों की संख्या कितनी है, 6, 2 गुणा में यहाँ पे क्या आ गया 60। तो साथियों 10 छिके 60, 10 दुए 20। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया n 50 गुणा में 2 गुणा में 10। तो साथियों 10 दुए 20, 20 पाँचू 100। तो यहाँ पे चाल हमारे पास क्या आ गई, 1000 RPM निकल के आ गई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, एक 6 ध्रुव वाले अल्टरनेटर से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए उस अल्टरनेटर को 1000 राउंड पर मिनट की गति से चलाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है। तो साथियों, जब हम बात करें ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का कार्य है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना, अर्थात तो वोल्टेज के मान को कम या ज़्यादा करना एक ट्रांसफार्मर का कार्य है। सामान्य ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से या मैग्नेटिक जो सर्किट बनता है उससे जुड़ी होती है। परंतु यहाँ पे बात की जा रही है ऑटो ट्रांसफार्मर की, जिसके अंदर एक ही वाइंडिंग हो, एक वाइंडिंग होती है और उसी से उस वाइंडिंग के 2 हिस्से बांटे जाते हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी में। परंतु यहाँ पे बात क्या की जा रही है साथियों कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर हमेशा उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग वो चुंबकीय तथा विद्युतीय दोनों रूप से जुड़ी होती है, क्योंकि उसमें एक ही वाइंडिंग होती है और एक ही वाइंडिंग के 2 भाग बनाए जाते हैं। तो इसका हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। एक ऑटो ट्रांसफार्मर हमेशा या ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग एक साथ चुंबकीय तथा विद्युतीय दोनों रूप से जुड़ी होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाहक के दर को क्या कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पे ल्यूमिनस का अर्थ है दीप्त ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, दीप्त ऊर्जा, जो किससे प्राप्त होती है, हमें एक लैंप से। बात की जा रही है साथियों कि हमारे पास 2 लैंप है, जिसके द्वारा मान लेते हैं एक जो लैंप है उसके द्वारा प्रकाश 1 मीटर की दूरी तक फैलाया जा रहा है, 1 मीटर तक। दूसरा हमारा जो लैंप है इसके द्वारा जो प्रकाश फैलाया जा रहा है वह कितनी दूरी में फैलाया जा रहा है, मतलब अपना जो रूम है उस पूरे रूम में फैलाया जा रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जब प्रकाश एक लैंप के द्वारा कम दूरी पर फैलाया जाएगा तो प्रकाशीय तीव्रता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्रकाश अधिक दूरी तक फैलाएगा तो प्रकाशीय तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे बात की जा रही है साथियों ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाह है। तो प्रवाह का दर या प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। अर्थात अगर ऊर्जा का प्रवाह कम दूरी पे है तो फ्लक्स का मान, या ऊर्जा का प्रवाह कम है तो फ्लक्स का मान कम होगा, ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा दूरी तक है तो फ्लक्स का मान उस पर निर्भर करेगा। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, रियोस्टेट का प्रतीक क्या है। तो साथियों, यहाँ पे बात की जा रही है रियोस्टेट। तो रियोस्टेट के जो परिपथ होता है, एक तो इसे इस तरीके से, अर्थात इसके ऊपर एक तीर का निशान लगाया जा रहा है, ये इसका अर्थ है परिवर्ती मान का प्रतिरोध। उसके अलावा हम बात करें साथियों कि इसका एक दूसरा भी प्रतिरोध है, ये भी इसका साइन है।
अब बात की जा रही है कि ये किसका साइन है, स्विच, किसका, सिंगल पोल स्विच। तो ये बात, ये वैद्युतिक लैंप का। उसके बाद ये लाइन हो गए दो लाइन अर्थात फेज या न्यूट्रल जा रहा है। अब बात की जा रही है तो ये है वेरिएस्टर, किसका, वेरिएस्टर। अब ये निर्भर करते हैं, ये प्रतिरोध के वे प्रकार हैं जो कि किसी न किसी बात पे निर्भर करते हैं, जैसे एनटीपीसी, पीटीसी, ये आदि जो प्रतिरोध है इनका प्रकार है। रियोस्टेट का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए सर्किट में केवीएल का उपयोग करके आर का मान बताएं। केवीएल का अर्थात किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो यहाँ पे बात की जा रही है साथियों, हमें परिपथ के अंदर, परिपथ कौन सा श्रेणी क्रम में है, जिसमें वोल्टेज कितनी दे रखी है, 50 वोल्ट दे रखी है। धारा का मान कितना दे रखा है, 2 एम्पीयर दे रखा है। बात की जा रही है कि परिपथ 5 परिपथ श्रेणी क्रम में लिखे हैं, तो जिसका टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 प्लस में R5। तो यहाँ पे साथियों 5 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 7 और प्लस में R, यहाँ पे इसका RT का मान है। अब हमें R का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं साथियों, हमारे पास ओम का नियम का फॉर्मूला क्या कहता है, I बराबर V बराबर IR। यहाँ से प्रतिरोध का मान निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध हमारे पास कितना आएगा, तो देखते हैं, वोल्टेज बटे धारा। वोल्टेज कितनी है 50, धारा कितनी है 2, तो हमारे पास कुल प्रतिरोध कितना आएगा 5 ओम। हमारे पास कुल प्रतिरोध 25 ओम हमारे पास कुल प्रतिरोध आएगा। अब साथियों हमें आरटी का मान हमारे पास कितना आ गया, 25 ओम आ गया। और ये दिए गए प्रतिरोधों का जोड़ कितना आ रहा है, 5 3 8 4 12 12 और 7 19 प्लस में आर। तो आर का मान निकालना है, तो आर बराबर 25 माइनस 19 बराबर 6 ओम हमारे पास क्या आ गया, इसका सही आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किसी ब्रीदर में निम्न रासायनिक यौगिक में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ब्रीदर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ब्रीदर का अर्थ है शोषक, अर्थात एक ट्रांसफार्मर के अंदर जब तेल गर्म होकर ऊपर कंजर्वेटर में आता है और जब ठंडा होकर धीरे धीरे वापस टैंक में, मुख्य टैंक में जाता है, तो इसके साथ वो कंजर्वेटर के द्वारा कुछ वायु अपने अंदर ग्रहण करता है और उस वायु की नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखना, कंजर्वेटर के साथ ब्रीदर जुड़ा होता है जो कि ट्रांसफार्मर के लिए शोषक का कार्य किया जाता है, और ब्रीदर में वायु की नमी को रोकने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, बूस्टर्स मुख्य तौर पर होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ बूस्टर क्या होते हैं। बूस्टर का कार्य होता है साथियों वोल्टेज को बढ़ाना, अर्थात हम स्टेबलाइजर कहते हैं। तो वो एक प्रकार से ट्रांसफार्मर का कार्य करते हैं, अर्थात बूस्टर मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइनों की सहायता देने के लिए लकड़ी के पोलों का प्रयोग इस वोल्टेज तक किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ इस क्षेत्र में तो नहीं है, परंतु पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे मिट्टी के या लकड़ी को दीमक ना खाए, ऐसे स्थानों पे ट्रांसमिशन लाइनों को सहायता देने के लिए लकड़ी के पोलों का उपयोग किया जाता है। और वो लकड़ी के पोल कितने वोल्टेज तक उपयोग किए जाते हैं, 33 kV तक उपयोग किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किसी विद्युत सर्किट को या विद्युत सर्किट की सततता का अर्थात है कंटिन्यूटी। तो किसी विद्युत सर्किट की कंटिन्यूटी सामान्य तौर पर किसके द्वारा जांची जाती है। तो साथियों एक परिपथ की कंटिन्यूटी उसके जो सर्किट है वो किस पे निर्भर करता है, हमें उसमें ओम अर्थात प्रतिरोध सही चल रहा है कि ना, उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए या प्रतिरोध टेस्ट करने के लिए मैगर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ साथी ओममीटर भी कहेंगे, परंतु जब हमें ऑप्शन के अंदर मैगर दिया है तो हम इस प्रश्न का हल मैगर ही करके आएंगे।
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर को क्यों फीड करता है। तो साथियों, किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक जो फीडर निकलता है वह पावर को इसलिए फीड करता है क्योंकि हमें अपने जो विद्युत लाइन है उसको अलग अलग स्थानों पे क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसलिए हमारे फीडर पावर को फीड करता है। अगला हमारा प्रश्न, एक ड्राई सेल अर्थात शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है साथियों, 1.5 वोल्ट होता है। तो डी हमारा सही आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये सभी के सभी प्रश्न विद्युत विभाग भर्ती में पूछे जा चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न, स्टीम टरबाइन किसी अल्टरनेटर के लिए कपल किया जाता है, अल्टरनेटर किसको किस में परिवर्तित करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे साथियों विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत के उत्पादन जो अपने बड़ी टरबाइन होती है, उस टरबाइन को भाप के द्वारा, या यहाँ पे स्टीम है तो भाप के द्वारा उस टरबाइन को घुमाया जाता है और उसे मुख्य अल्टरनेटर की शाफ्ट के साथ क्या कर दिया जाता है, कपल किया जाता है। अब अल्टरनेटर क्या करता है, तो अल्टरनेटर क्या करता है, जब ये स्टीम भाप के द्वारा ये इसे घुमाएगा और ये क्या करेगा, यांत्रिक अर्थात यहाँ पे कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा, और यहाँ पे अपने को प्राप्त कौन सी होगी, विद्युत ऊर्जा। तो एक अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैटेलाइटों के लिए ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। तो साथियों, हमने बहुत से पिक्चरें देखी जिसमें सैटेलाइट हमारा सिस्टम दिखाया जाता है। तो आपने देखा होगा सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर एक छोटी सी प्लेट लगी होती है, कौन सी, एक प्लेट लगी होती है। तो उस प्लेट के अंदर क्या रखे होते हैं, पी और अन्य प्रकार के पदार्थ भरे होते। मुख्य बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सोलर प्लेट लगी होती है, सोलर प्लेट के द्वारा जो सैटेलाइट को संचालित किया जाता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक तो होते हैं डेल्टा और दूसरा कौन सा होता है, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के अंदर RYB के अलावा एक चौथा भी फेस होता है, वो कौन सा होता है, अर्थ होता है। यहाँ पे बात की जा रही है साथियों डेल्टा कनेक्शन की। तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर वोल्टेज लाइन फेज लाइन के क्या होती है, बराबर होती है। जब बात की जाए यहाँ पे विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा लाइन धारा किसके, फेज धारा के कितने गुणा, वर्गमूल 3 गुणा फेज धारा के बराबर होती है, IP फेज धारा के बराबर होती है। डेल्टा कनेक्शन के अंदर वोल्टेज लाइन फेज वोल्टेज के बराबर होती है, परंतु धारा लाइन धारा फेज धारा के वर्गमूल 3 गुणा होती है। वहीं पे बात की जाए स्टार कनेक्शन की, तो यहाँ पे लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, परंतु लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के वर्गमूल 3 गुणा बराबर होती है। तो ये हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न और आज के क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, परमिनियस के एनालॉग्स होता है। तो साथियों, यहाँ पे बात की जा रही है परमिनियस अर्थात चुंबकीय परिपथों की, और यहाँ पे एनालॉग का अर्थात है के समान, अर्थात परमिनियस के समान क्या होता है। तो साथियों, जब बात की जाए वैद्युतिक परिपथ के अंदर, तो वैद्युतिक परिपथ के अंदर जो डोमेन होते हैं, डोमेन का संचालक अर्थात जो चुंबकीय परिपथ होते हैं उसमें डोमेन का संचालक होता है। चुंबकीय परिपथ डोमेन की सहायता से गति करते हैं, परंतु हमारे जो इलेक्ट्रिक परिपथ होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चालक गति करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं, कंडक्टर या चालक की सहायता से करते हैं। तो जो डोमेन यहाँ पे परिमाण किसके समान है, कंडक्टर्स के समान है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आज की महत्वपूर्ण क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हमने इलेक्ट्रिशियन पेपर सॉल्यूशन के लगभग 395 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है और हमने टोटल 20 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें
और मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।